Good morning, students. As a part of learning mathematical tools for physics, this is the second lecture and we are going to study differentiation. जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था. नाउ टुडे विल बी फोकसिंग ऑन डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस. तो डिफरेंशिएशन जानने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, है ना. जैसे कि हम मैथ्स में थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करेंगे, इसमें मैथ्स पढ़ते हैं. हम जानते हैं कुछ क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल बोलते हैं और कुछ को कांस्टेंट बोलते हैं. सो व्हाट आर दीज, इसमें डिफरेंस क्या है. कांस्टेंट की जो वैल्यू है विथ टाइम और विथ एनी फिजिकल फैक्टर इट डज़ नॉट चेंज, तो इसलिए वो कांस्टेंट है. बट वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कांस्टेंट. वेरिएबल का मतलब, वेरी का मतलब है वो चेंज हो सकता है ना. विथ डिफरेंट फिजिकल डायमेंशंस वो चेंज हो सकता है. तो ये डिफरेंस है वेरिएबल में और कांस्टेंट में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. एक को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सपोज हम बोलें कि भाई y is a dependent variable and it depends on x. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी और उसका जो रिलेशन है y के साथ, उस हिसाब से y का भी वैल्यू चेंज होगा. जो जैसे x चेंज होते जाएगा वैसे वैसे y चेंज हो जाएगा. एक सिंपल मैं एक रिलेशन बोलूँ कि y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर. अगर हमने ये लिख दिया y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो जो वैल्यू ऑफ x है जैसे ये चेंज होगी तो वैसे ही वैल्यू ऑफ y भी चेंज होता जाएगा. सपोज यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज़ 2. ओके. या अब मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 1/2 रखता हूँ. सपोज x की वैल्यू 1/2, तो what will be the value of y? y will be 2 into 2 square. 2 कट गया, 2 कट गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 1/2. So y is a dependent variable which depends on x. Okay. तो जो रिलेशन होता है, सपोज y का जो x से रिलेशन होता है उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं y is equal to f of x. इसका हम पढ़ते हैं y is a function of x, है ना. तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये आगे बहुत काम आएगा. ये फंक्शन ऑफ x, ये कई बार हम बात करेंगे इसमें. सो सपोज वी हैव अ क्वांटिटी y whose वैल्यू डिपेंड्स ऑन अ सिंगल वेरिएबल x, है ना. एक सिंगल वेरिएबल है x, उस पर डिपेंड करता है. और एंड इज एक्सप्रेस्ड बाय एन इक्वेशन डिफाइनिंग y as some specific function of x. तो y is some specific function of x, है ना. अभी ये सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है x पे. So y is a dependent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है. तो अब जनरली ऐसे केसेस में हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी कर सकते हैं. तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं. सपोज यू माइट हैव स्टडीड अ सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन. सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये सिंपल इक्वेशन है लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, है ना. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, एंड हमेशा अभी ध्यान रखना कि जनरली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम x एक्सिस में रखते हैं. जनरली हम क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको x एक्सिस में रखते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y एक्सिस में रखते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं. सपोज दिस इज़ अ ग्राफ, है ना. इसका फंक्शन, दिस इज़ फंक्शन ऑफ x, है ना. और इसका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू m. फंक्शन ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये स्ट्रेट लाइन का एक सिंपल इक्वेशन है. ठीक है. तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ हैं वो सपोज़ यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं
सिमिलरली करस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यूज़ हैं जो चेंज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे x को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज होते जा रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाए। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन, है ना। इस रिलेशन में हम अगर पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है कि सपोज़ मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे विच इज़ पॉइंट P, और एक यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ विच इज़ पॉइंट Q। कार्टेशियन में इसका एक कोऑर्डिनेट है, हम x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। तो सपोज़ ये P पॉइंट जो है यहाँ पे x एंड y जो है वो है x1 और y1। सपोज़ ये है x1 y1 एट द पॉइंट P। एट पॉइंट Q यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। सो वी नो दैट ये दो कोऑर्डिनेट हैं, P में x1 y1 है और Q पॉइंट में x2 y2 है ना। सपोज़ अब हमको चाहिए, हमने एक डिफ़ाइन किया हुआ है, ये कैसे वेरी कर रहा है, ये लाइन जैसे जैसे x वैल्यू चेंज हो रही तो y कैसे वेरी कर रहा है। तो हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करी हुई है m। व्हाट इज m? m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। ये स्लोप ऑफ लाइन क्या है? अब स्लोप क्या होता है? स्लोप इज डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर मुझे m निकालना है तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ऑन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, है ना। अब सपोज मैं आपको फिजिकली y2 माइनस y1 क्या होता है और x2 माइनस x1 बताता हूँ, ओके, है ना। इस पॉइंट में ये x1 क्या है? ये जो ओरिजिन है 0 0, उससे ये x एक्सिस में कितनी दूरी है ओरिजिन से, वो है x1। तो यहाँ अगर मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ x1, तो ये दूरी क्या है? ये हो जाएगी x2। सिमिलरली y एक्सिस में एक कोऑर्डिनेट y1 है, तो y1 क्या है? ये डिस्टेंस है y1, और y2 क्या है? इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस है, ओके। तो y2 माइनस y1 क्या है? y2 माइनस y1 क्या है? ये y2 है, इसमें हम इतना घटा देंगे तो हमको क्या मिला? ये है, ये जो डिस्टेंस है ये है y2 माइनस y1, ओके। और इसको हम मैथमेटिकली हम इसको ये लिख देते हैं कि दिस इज डेल्टा y। क्या लिख देते हैं हम इसको? डेल्टा y। डेल्टा y का मतलब है चेंज इन y। डेल्टा हम यूज़ किस लिए करते हैं? चेंज, है ना। तो डेल्टा y का मतलब क्या है? चेंज इन y। y की वैल्यू में जो चेंज है दैट इज़, यानी y2 माइनस y1 इज द चेंज इन y वैल्यू। सो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डेल्टा y, है ना। अब सिमिलरली यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, जैसे हमने y2 माइनस y1 किया, ये जो डिस्टेंस है दिस इज x2 माइनस x1, और या इसको हम क्या और लिख सकते हैं? डेल्टा x। क्या लिख सकते हैं हम इसको? डेल्टा x। so that delta x is change in x, okay। suppose this is making an angle theta here, एक एंगल बना रहा है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। सो हमने जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किया है, इसको मैं y2 माइनस y1, अगर इस ट्रायंगल को देखें तो y2 माइनस y1 इज द परपेंडिकुलर, है ना। अगर ये राइट ट्रायंगल बना रहा है, y2 माइनस y1 इज द परपेंडिकुलर और x2 माइनस x1 इज बेस। तो एक्चुअली में ये जो वैल्यू है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज tan थीटा। ये क्या है? tan थीटा है। इस लाइन का जो टेंजेंट वैल्यू है
इस लाइन का जो टेंजेंट वैल्यू है वो है ये, है ना, tan थीटा। ओके, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज tan थीटा विच इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, विच इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो अब हमको थोड़ा सा ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है कि ये स्लोप ऑफ द लाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। अभी हम ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम दूसरे कर्व्स की बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं ये स्लोप इम्पॉर्टेंट क्यों है। कि स्लोप से हमको ये पता चलता है कि अगर मैं x में कुछ चेंज कर रहा हूँ तो इसका करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज होगा, छोटा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा, है ना। तो जैसे जैसे स्लोप, ये जो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो x के करस्पॉन्डिंग y में लार्ज चेंजेस होंगे, है ना। जैसे कि ये स्लोप, ये स्टीप स्लोप है। अगर मैं एक और यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ जो ऐसा है ना, तो ये x एक्सिस से एक थीटा स्लोप कर रहा है, यानी मैं x को जब चेंज कर रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग y बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, यानी हो रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग बट द रेट ऑफ इंक्रीज इज़ लेसर हियर, यहाँ रेट ऑफ इंक्रीज इज़ हाई। और अगर मैं एक और लाइन ऐसा खींच देता हूँ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से इसका थीटा और ज़्यादा है, यानी स्लोप और ज़्यादा है। तो स्लोप की वैल्यू जो है वो, अगर सपोज थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो यानी मैं x की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ लेकिन y में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, y की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। तो यानी इसका स्लोप हो गया ज़ीरो, tan थीटा ज़ीरो, tan ज़ीरो इज़ ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो हो गया, यानी मैं x कितना भी बढ़ाऊँ उसमें y की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। हाँ, और जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाते जाऊँगा तो ये देखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 90, tan 90 वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी व्हाट हैज़ हैपेंड इज tan 90 यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी x इज इक्वल टू ज़ीरो में भी y की वैल्यू इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट तक है। तो उसको हम ज़्यादा नहीं जाते उसके डीप में, हम ये समझते हैं कि स्लोप से क्या पता चलता है कि द करस्पॉन्डिंग चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x है। स्लोप के वैल्यू से हमको क्या मिलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, अभी तक तो हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया। स्ट्रेट लाइन इज इजी टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया थीटा स्लोप का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ओके, है ना। तो अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है, सपोज जैसे कि मैंने बोला कांस्टेंट क्या होता है, 5, 6, 7, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू नो चेंज, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा कांस्टेंट। सो स्लोप इज कांस्टेंट इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। ठीक है, इतना समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर से मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, है ना। फिर से y इज सम फंक्शन ऑफ x, बट हियर ये जो y जो फंक्शन ऑफ x, जो इसका ग्राफ जो प्लॉट किया, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ कर्व लाइक दिस। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ कर्व। अब अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, सपोज दिस इज से p x1 y1 एंड हियर इट्स q, कोऑर्डिनेट है x2 y2, ओके, है ना। नीचे लिखता हूँ p x1 y1, ओके। नाउ दीज आर 2 points, okay. Now this curve is not a straight line, तो मैं इस पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देता हूँ सपोज एक स्ट्रेट लाइन से, तो क्या मुझे ये स्लोप मिल रहा है? इज इट अ स्लोप ऑफ दिस लाइन? इट इज़ नॉट अ स्लोप ऑफ दिस लाइन, इट इज़ एक्चुअली एक कॉर्ड है ना। इस कर्व में ये कॉर्ड टाइप का बन गया है। सो दिस डज नॉट गिव मी द स्लोप।
और इससे मुझे क्या नहीं पता चल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस प्रोसेस जो है उसका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये स्लोप नहीं है, दिस इज़ नॉट द स्लोप। तो अभी अगर मैं इसको जोड़ दिया हूँ और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करता हूँ, तो दिस डज नॉट गिव मी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो क्या करें अब इसमें, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे कि मैं फिर से इसमें अगर सारे परपेंडिकुलर्स इसमें ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, तो फिर ये जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पॉइंट और इस पॉइंट में ये जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसको मैं डेल्टा x लिख देता हूँ, इसको मैं डेल्टा y लिख देता हूँ। तो ये मुझे ट्रू वैल्यू नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो स्लोप है हर एक पॉइंट में चेंज होते जा रहा है। सपोज़ यहाँ पे इस पॉइंट में अगर मैं एक यहाँ से इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाता हूँ, सपोज़ एक टेंजेंट बनाता हूँ, तो इसका थीटा ये है। लेकिन इस पॉइंट में अगर इसका इस पॉइंट का स्लोप निकालना है तो फिर मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, है ना, और उसका जो एंगल है वो अलग हो गया, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। इस पॉइंट में देखूँगा तो फिर यहाँ पे एक टेंजेंट बना के उसका हॉरिजॉन्टल से थीटा 3। सो दिस थीटा इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग, थीटा इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग। ओके, तो अब इस केस में अगर हमको इसका ट्रू नेचर निकालना है, y कैसे डिपेंड कर रही है x में, तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना, ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, चलिए हर एक पॉइंट में इसमें क्या वेरिएशन हो रहा है एट दैट इंस्टेंट वो निकालने की कोशिश कर सकते हैं क्या। तो इसको कैसे करते हैं कि सपोज़ ये पॉइंट और ये पॉइंट जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हैं, है ना, इनको मैं एक काम करता हूँ, इनको मैं पास लाता हूँ, ये P है और ये Q है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इन दोनों पॉइंट्स को मैं पास लाने की कोशिश करता हूँ। पास लाने की कोशिश किया, है ना, तो फिर ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना, यहाँ पे P1 लिख देता हूँ, इसको Q1 लिख देता हूँ, तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर और कोशिश करता हूँ और पास लाने की कोशिश करता हूँ, P2 Q2, अगेन इट इज़ नॉट शोइंग अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। और थोड़ा पास लाने की कोशिश करता हूँ, तो अब मैं बहुत पास ले आया इसको, है ना, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को, ये दो अलग अलग पॉइंट्स को मैं बहुत पास ले आया, तो ये जस्ट इनफ स्ट्रेट लाइन देता है। और अगर मैं यहाँ पे डेल्टा y और डेल्टा x निकालता हूँ तो ये एक तरीके से एक टेंजेंशियल लाइन बन जाएगा, और यहाँ पे जो स्लोप है वो मुझे मिल जाएगा, यहाँ का जो स्लोप है मुझे मिल जाएगा। स्लोप मिल जाएगा यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इस पॉइंट में मिल जाएगा। इसको मैं बहुत पास लाने की कोशिश करता हूँ, पास 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 पास। और कई बार क्या होता है कि कर्व्स इतने ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा पास लाना पड़ता है। तो डेल्टा x को बहुत ही छोटा, अगर मैंने डेल्टा x को 0 कर दिया तो टोटल 0 हो जाएगा, डेल्टा x और डेल्टा y को, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, है ना। लेकिन मैं डेल्टा x को इतना छोटा कर देता हूँ कि 0 बस नहीं कर रहा हूँ मैं उसको, 0 बस नहीं कर रहा हूँ, 0 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू हुई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटसिमल कर दिया मैंने उसको, इनफाइनाइटली इसको स्मॉल कर दिया, डेल्टा x को इनफाइनाइटली स्मॉल कर दिया। अब उसको मैं कैसे लिखता हूँ, अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो स्लोप ऑफ दिस एट से, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी इतना छोटा कर रहा हूँ कि ये 0 की तरफ बढ़ रहा है। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, उसका लिमिट क्या लगा दिए कि डेल्टा x जो है, जो चेंज इन x है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, और तब मैं उसका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकाल सकता हूँ। यानी क्योंकि
ये ज़ीरो नहीं हुआ है, ज़ीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ज़ीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है तो मुझे डेल्टा वाई भी मिल रहा है और डेल्टा एक्स भी मिल रहा है। डेल्टा वाई यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो ये मुझे मिल रहा है। और ये लिमिट जो है डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. The limit of the ratio delta y upon delta x as delta x approaches to 0 is called the derivative of y with respect to x. और कैसे लिखते हैं इसको, मैं इतना बड़ा तो नहीं लिखूंगा, इसको सिंपल क्या लिख देता हूँ, dy upon dx, है ना। इसको हम और सिंपल क्या बोल सकते हैं, द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको और सिंपली क्या होता है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, या dy बाई डी एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन हमेशा जो फंक्शन का जो पॉइंट है वो ये इंस्टेंटेनियस है। एट p इक्वल टू, सपोज ये यहाँ पे एट p इक्वल टू, सपोज ये x3 y3 था, है ना। तो हमको ये यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कहाँ पे ये है ना, किस पॉइंट पे है। एट p x3 y3 dy बाई डी एक्स, है ना, ये चीज़ है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस इस dy बाई डी एक्स का क्या होता है, फिजिकली द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना, एट दैट पॉइंट, है ना, रेट ऑफ चेंज एट दैट पॉइंट, यहाँ पे कैसा y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, वो देता है। और इसका यूज़ हम काफ़ी जगह पे करेंगे, आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी हम यूज़ करेंगे, है ना। सपोज़ अगर ये वेलोसिटी का कर्व है, सपोज़ ये वेलोसिटी का कर्व है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी मैं अगर निकालना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, ये एवरेज निकाल रहा हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस कर्व को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी इस पॉइंट में चाहिए, इस पॉइंट में चाहिए, तो वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, वो हमको ऐसे मिल सकता है। उसका यूसेज जब करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो फिजिकली द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने कोशिश की है इसको समझाने की, बहुत ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके इसको देख लेना वीडियो को। दो इट इज़ अ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, ये प्योर टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स है, वो भी जो बच्चे हैं वो क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो अभी डेरिवेटिव क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप इसको समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। फॉर्मूलाज जो हैं उसको आपको अच्छे से रट लेना है, मैं बोल रहा हूँ रट लेना है। समझने की कोशिश करेंगे तो वो तो इतना बड़ा टॉपिक है कि अभी जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स नहीं लेने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो लेट मी राइट दिस अगेन, है ना। व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, है ना। फंक्शन ऑफ x यानी कोई भी, यानी व्हाट इज द रिलेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, फंक्शन ऑफ x, है ना। इसको हम क्या और लिख सकते हैं, ये लिखा है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स इज differentiation of the function of x with respect to x is equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta x. Okay, delta is change, है ना, तो it is change in y upon change in x. इसको कैसे पढ़ेंगे, लिमिट delta x tends to 0, tends यानी 0 की तरफ जा रहा है ना, 0 नहीं हुआ है, इक्वल टू 0 नहीं है, ये ध्यान देंगे। डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट लगा देंगे तो ये बन जाता है dy बाय डी एक्स, विच इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम थोड़े से सम एलिमेंट्री फॉर्मूलास को देखते हैं।
तो अभी हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे डिफरेंशिएशन के। तो पहला जो है रूल है, इफ़ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इफ़ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो dy बाई dx है ना, इसका डिफरेंशिएशन जो है डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ y इज इक्वल टू 36, सो dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आता है, ये बहुत इजी है इसको समझाना, इसलिए मैं समझा देता हूँ ग्राफिकल तौर पे, है ना। सपोज ये x है, ये y है ना, ये ओरिजिन है 0 0, हमने बताया y इज इक्वल टू 36, तो सपोज़ ये y में यहाँ पे ये 36 है ना। x की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, x को यहाँ पे सपोज 1 में लाया तो y की वैल्यू 36, 2 में लाया y की वैल्यू 36, है ना, 10 में लाया y की वैल्यू 36। सो व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसमें डेल्टा y जो है y2 माइनस y1 क्या हो रहा है, चेंज क्या है इसमें, y2 माइनस y1, हर जगह तो y2 वही है या y1 भी वही है, तो यानी y2 डेल्टा y इज इक्वल टू 0, चेंज ही नहीं है। तो दैट मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू की जो है डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगी। x y इज इक्वल टू से -6, तो dy बाय dx विल बी 0। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन, बहुत सिंपल, इसको मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया, है ना। इफ़ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट मीन्स देयर इज नो चेंज, तो चेंज ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब सेकंड है, इफ़ y इज इक्वल टू x टू पावर n, इफ देयर इज सम पावर n, तो dy बाई dx विल बी n x टू द पावर n माइनस 1। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इफ़ y इज इक्वल टू x टू पावर 5, y इज इक्वल टू x टू पावर 5, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, मामला में n यानी 5 जो है वो सामने आ जाएगा और x में जो भी पावर है 5 में एक कम हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ 5x टू पावर 4, है ना। एक और एग्जांपल करते हैं, ये तो मैंने पॉजिटिव पावर दिया, सपोज y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3, है ना। अभी सेम फंडा यूज़ करेंगे, है ना, y टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, क्या डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या है, जो पावर है वो सामने आ जाएगा, पावर यहाँ पे -3, उसके बाद जो x में जो भी वैल्यू है उसमें एक कम होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं कर देना, यहाँ पे माइनस ही करना है, तो इट विल बी -3x टू द पावर -4, x टू द पावर -4। दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, अभी रूट वाले भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। इफ़ y इज इक्वल टू √x, है ना, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 सामने, x टू द पावर 1/2 -1, यानी 1/2 x टू द पावर -1/2, जिसको हम और भी लिख सकते हैं 1/2 x टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू 1/x टू द पावर 1/2, या फिर 1/2 √x। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको ये समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, इफ y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ x, एक कांस्टेंट है उसको एक फंक्शन ऑफ x से मल्टीप्लाइड है, तो dy बाई dx विल बी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन x। इसको समझेंगे थोड़ा सा तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने जो लिया है, हाँ, y इज इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर 4, है ना। ये क्या है, y इज इक्वल टू 5 यानी एक कांस्टेंट है जो कि एक x वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है,
तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, dy बाय dx, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे 5 और dx ऑफ x टू द पावर 4 कर देंगे, है ना। dx ऑफ x टू द पावर 4 क्या होगा, 5 इंटू 4 सामने आ गया, x में से 4 माइनस 1 उसके पावर में 4 माइनस 1 कर दिया, तो 5 इंटू 4 एक्स क्यूब, 5 4 ज़ा 20x क्यूब, है ना। तो ये इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट फॉर्मूलाज को और देखते हैं। तो फोर्थ फॉर्मूला है, इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x, है ना, कोई चेंज नहीं हुआ। इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, देन dy बाई डी एक्स इज ई टू द पावर x। इसका एग्जांपल लेते हैं, इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर 4, तो इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 4, इट विल रिमेन सेम, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़े, y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x, है ना, ये लॉग नेचुरल यानी बेस e है, एक log 10 भी होता है। तो इफ़ y, और log 10 में भी लगभग वैसे ही होगा, हम उसको देखेंगे। y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x, तो dy बाई डी एक्स इज 1/x, है ना। तो y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x, तो dy बाई डी एक्स इज 1/x। इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, है ना, a इज अ कांस्टेंट हियर, इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, देन dy बाई डी एक्स इज a टू द पावर x log a, क्या हुआ, log a। इसको करने के लिए इफ y इज इक्वल टू से 5 टू द पावर x, y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x, so dy बाय dx इज 5 टू द पावर x log 5, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। ये जल्दी कर दिया, याद रखेंगे तो बहुत जल्दी से आराम से हो जाएगा, ओके। तो इफ एक और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू सपोज -2 टू पावर x, सॉरी -2 नहीं, यहाँ पे इसको 2 टू पावर x लिख देते हैं, 2 टू द पावर x, सो dy ऑन dx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x log 2, ओके। तो अब आगे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज देखते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये सारे फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। अगर y इज इक्वल टू साइन x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos x। इफ y इज साइन x, dy बाई डी एक्स इज cos x। इफ y इज cos x, dy बाई डी एक्स इज माइनस साइन x, ध्यान दीजिएगा। इफ y इज cos x, dy बाई डी एक्स इज माइनस साइन x। इफ y इज tan x, dy बाई डी एक्स इज sec स्क्वायर x, है ना। इफ y इज tan x, dy बाई डी एक्स इज sec स्क्वायर x। इफ y इज cot x, यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर x, है ना। देन इफ y इज sec x, तो dy बाई डी एक्स विल बी sec x tan x। इफ y इज sec x, dy बाई डी एक्स इज sec x tan x। If y is cosec square x, cosec x, if y is cosec x, dy by dx is minus cosec x cot x। ये माइनस कहाँ लग रहा है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, है ना, cos x में, cot x में, cosec x में यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है। सो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस। नेक्स्ट वी वांट टू सी द एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ये कैसा होता है ना, जब दो जो वेरिएबल्स हैं x के वो एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा, या उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, फिर चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, और कोशेंट रूल क्या होता है, ये दोनों को, ये सब चीज़ों को हम देखते हैं आगे, ओके। नाउ लेट u and v are some functions of x, they are some functions of x। तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक साथ ले लेते हैं कि पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना, तो इफ y इज इक्वल टू u प्लस और माइनस
v, यानी u प्लस हो रहा है v से या माइनस हो रहा है v से। ये अगर ये y ऐसा एक फंक्शन है x का जिसमें u भी एक फंक्शन है x का और v भी एक फंक्शन है x का, और ये हमने बोला कि इफ़ y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v, तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे dy बाय dx, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग टर्म मान के इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। इसको पहले du बाय dx कर दो, जो साइन है वो तो ऐसे रहेगा, और dv बाय dx कर दो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, सिंपल है ये, है ना। इसको एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस साइन x, ऐसा है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये दोनों टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके जोड़ दो। सो dy अपॉन dx, 5 एक कांस्टेंट है, x में पावर 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, x में 2 माइनस 1, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या है? cos x। सो द आंसर इज 5 2 ज़ा 10x प्लस cos x। दिस इज, मैंने थोड़ा फास्ट किया, आप लोग विथ प्रैक्टिस अच्छे से उसको करके फॉर्मूलाज को याद करके इसको आप लगाएंगे तो ये आएगा। तो सिंपली इसको एक दूसरे को, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज इसमें तो नहीं लिया लेकिन मैं ले लेता हूँ। सपोज y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 10x क्यूब, ऐसा है। y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 10x क्यूब, dy अपॉन dx, है ना। e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका आएगा e टू द पावर x माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं 10 बाहर, x क्यूब है तो इसमें पावर 3 है तो 3 को बाहर, और x टू द पावर 3 माइनस 1। ओके, सो द आंसर इज e टू द पावर x माइनस 30x स्क्वायर। दिस द आंसर। इसका डिफ्रेंशिएशन इस फंक्शन का करते हैं तो ये मिलेगा। सो दिस इज द एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट रूल देखते हैं। इसका प्रोडक्ट रूल क्या होगा, है ना। प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये प्रोडक्ट रूल है यानी y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय v, है ना। प्रोडक्ट रूल, इफ y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय v, है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले एक को बाहर लिया, सपोज मैं u को बाहर लिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, dv अपॉन dx, फिर प्लस ऐड किया, अब v को बाहर लेता हूँ मैं और du अपॉन dx। तो ये फॉर्मूला है, पहले u को बाहर लिया या v को भी बाहर, किसी को भी एक को बाहर लो, u को बाहर लिया और v को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर v को बाहर लिया और u को डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x। इजी वाला पहले ले लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए समझना। तब यहाँ u, सपोज u, यहाँ पे u क्या है, मैं u बोलता हूँ, यहाँ पे u एक्स स्क्वायर है और v क्या है, साइन x है। तो dy अपॉन dx, है ना। तो पहले क्या करेंगे, मैं एक्स स्क्वायर को, u को बाहर लिया, एक्स स्क्वायर dx ऑफ साइन x प्लस, अब v यानी साइन x को बाहर लिया, dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर dx ऑफ साइन x cos x, ओके, प्लस साइन x dx ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। इसको याद रख लेना आप, 2x होता है ना, 2x। इसको कुछ कुछ चीज़ों को आप याद रख लो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x। दिस इज द आंसर, ये कोशेंट रूल का, है ना। एक और ले लें, एक और ले सकते हैं।
थोड़ा सा समझने में आसान हो जाए। एक और ले लेते हैं भाई। y is equal to x cube 3 to the power x. y is equal to x cube 3 to the power x। फिर वही dy upon dx, पहला टर्म को बाहर और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड टर्म को बाहर 3 to the power x, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन x क्यूब, है ना। तो यहाँ पे x क्यूब 3x का डिफरेंशिएशन क्या है, 3 to the power x है, ये 3 to the power x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 to the power x log 3। ओके, फिर यहाँ पे 3 to the power x, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, 3 बाहर, x to the power 3 minus 1 3x स्क्वायर। तो x क्यूब इंटू 3x log e log 3 प्लस 3 इंटू 3 to the power x x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं कॉमन लेके, ये आप लोग कर लेना उसमें क्या होगा, ठीक है, और क्या आंसर आएगा उसको आप बता सकते हैं या कर देते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स स्क्वायर को मैं बाहर ले सकता हूँ, 3 to the power x, यहाँ पे भी 3 to the power x, इसको भी मैं बाहर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इतने सारी चीज़ों को बाहर लिया तो यहाँ बचा क्या, x log 3 यही बचा, प्लस यहाँ पे 3 और कुछ नहीं बचा। ओके, सो दिस इज द आंसर। एक्स स्क्वायर 3 to the power x, फिर x log 3 plus 3, this is the answer. So this was product rule, yes, product rule. Now we shall go to the quotient rule. थोड़ा सा quotient rule ट्रबलिंग होता है ना, याद करने में एक बार आप करने लग गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज हियर u इज़ द न्यूमरेटर एंड v इज़ द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू u अपॉन v, तो dy अपॉन dx, है ना, इसको याद रखिएगा अच्छे से। पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखा v, उसके बाद न्यूमरेटर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस साइन लगाया, फिर न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और इन सब को डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, है ना। सो v स्क्वायर, यस मैंने सही लिखा, कई बार मुश्किल हो जाता है याद करने में। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये इस प्रोडक्ट क्वोशेंट का रूल है, क्वोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x। तो यहाँ पे u क्या है, u इज इक्वल टू ई टू द पावर x और v क्या है, साइन x। इस फॉर्मूला में अगर मैं डालता हूँ तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो v है वो पहले बाहर आएगा, v है साइन x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x माइनस, है ना। अब जो u है ई टू द पावर x, अब d डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन v का स्क्वायर, साइन x का स्क्वायर। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, तो e टू द पावर x साइन x माइनस
ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ई टू द पावर एक्स वापस बाहर भी ले सकते हो, है ना, इसको सिंप्लीफाई और किया जा सकता है, मैं अभी नहीं करूँगा, आप उसको कर लेना, ठीक है। तो ये हुआ प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो वो और एक्सरसाइज भी दूंगा, तो उससे आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल, ओके। तो चेन रूल, और यानी अगर सपोज कोई एक फंक्शन है, ओके, डी एक्स ऑफ u टू द पावर n है। सपोज मैं एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, एंड u इज़ द फंक्शन ऑफ x, है ना। तो हम इसका ये क्या होगा, इसका रूल होगा n माइनस वन u टू द पावर n इंटू u टू द पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स ऑफ u, ठीक है। n इंटू यू टू द पावर n माइनस वन अपॉन डी एक्स ऑफ u। आपको समझ नहीं आया, मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। सपोज बहुत सिंपल एग्जांपल दे के समझाता हूँ। पहले सिंपल एग्जांपल, फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। सपोज y इज इक्वल टू ई टू द पावर 8x, है ना। हमने अभी फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x पढ़ा था। हमने ये तो नहीं पढ़ा था कि y ई टू द पावर 8x, या और थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, 8x स्क्वायर, y इज इक्वल टू ई टू द पावर 8x स्क्वायर। अब इसमें तो दो वेरिएबल हैं, दो यानी x वाले हैं, तो इसको कैसे करेंगे? तो हम सिंपल ये इसको तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक कोई x का वेरिएबल बचा ना। अब वो कैसे करेंगे? सपोज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या है? ई टू द पावर एक्स, है ना। तो यहाँ पे ई टू द पावर 8x स्क्वायर वो लिख दिया, लेकिन अब अंदर ये जो बचा है 8x स्क्वायर, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स ऑफ 8x स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया ई टू द पावर 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन क्या है, इसमें 8 बाहर रहेगा इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी ये ई टू द पावर 8x स्क्वायर इंटू 16x, ये आंसर हुआ चेन रूल का। थोड़ा सा एक आध दो और देख लें तो आपको और क्लैरिटी हो जाए। और एक सिंपल y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू साइन एक्स का तो मालूम है आपको, साइन एक्स क्यूब का कैसे करेंगे? फिर वही चेन रूल लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले साइन एक्स का जो है डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, है ना। तो इसका कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी इसके डिफरेंशिएशन को, दैट इज डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, तो क्या आंसर आया? 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें, तो इसको करते जाएंगे। एक दो रूल और मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल रूल हैं, और उसके बाद में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा जो आपके नोट्स में आएगा, उसको आप बनाएं और करके मुझे भेजें। एक सिंपल, ये चेन रूल का एक सिंपल है, इफ़ डी वाई बाय डी टी कैन बी रिटर्न एज डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन
dt ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, या du अपॉन dv, du अपॉन dv कैन बी ऑल्सो रिटन एज du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। सो दीज आर सर्टेन रूल्स, है ना, इसको फॉलो करेंगे, कुछ को याद करेंगे, और मैं और कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, उसको बनाइए, एक्सरसाइज करिए, और फिर हम विल बी very comfortable in the coming chapters of physics. Okay, thank you.